हेलो बच्चों, आज हम लोग एचसी वर्मा रोटेशनल मोशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 8 से। इस क्वेश्चन में कहता है एक बाइसिकल व्हील है जो v वेलोसिटी से राइट की ओर मूव कर रही है एंड ये बाइसिकल व्हील जो है प्योर रोलिंग करता हुआ हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव कर रहा है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले प्योर रोलिंग मोशन समझना होगा। चलिए समझते हैं। प्योर रोलिंग मोशन समझने के लिए मैंने यहां पे एक सॉलिड स्फीयर लिया है जो कि हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव कर रहा है, जिसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v है सेंटर ऑफ मास की, एंड ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता हुआ आगे की ओर मूव कर रहा है। जैसा कि ये सॉलिड स्फीयर प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, तो रोलिंग मोशन का कंडीशन है कि कांटेक्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस वो 0 होती है। तो कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है। तो कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं हम। जैसा कि स्फीयर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द स्फीयर इसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट v होगी, एंड ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑफ द स्फीयर इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी लेफ्ट की ओर होगी, जो कि ओमेगा इंटू आर होगा, जहां आर जो है इसकी रेडियस है। तो राइट डायरेक्शन में v वेलोसिटी एंड ओमेगा आर वेलोसिटी ड्यू टू द रोटेशनल मोशन। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ये दोनों वेलोसिटी जब इक्वल होंगे तो इस केस में ये जो कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस वो 0 होगी। तो फॉर द प्योर रोलिंग कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग, कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग v is equal to omega r. This is the condition for the pure rolling. इस केस में कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट टॉप पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी और किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करनी हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट C हो गया एंड ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट E हो गया। तो किसी भी पॉइंट की अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो हमें इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, तो हमें 2 चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। एक तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू द रोटेशनल मोशन। अगर हम सेंटर ऑफ मास से किसी भी पार्टिकल के वेलोसिटी को ऑब्जर्व करें तो उस केस में वही पार्टिकल रोटेशनल मोशन करता हुआ नजर आएगा एंड सरफेस पे कोई ऑब्जर्वर होगा, उसके रेस्पेक्ट में स्फीयर जो है, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का रोटेशन नहीं हो रहा है, सेंटर ऑफ मास में ओनली ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करनी हो, जैसे हमें C पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो, वेलोसिटी ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस, इस सरफेस के रेस्पेक्ट में अगर फाइंड आउट करनी है तो हम ग्राउंड भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ C with respect to center of mass plus velocity of center of mass with respect to surface।
ये इक्वेशन आया है फ्रॉम द रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एस। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सी का जो वेलोसिटी है, सॉरी यहां पे बी लिखना चाहिए, हमने सी लिख दिया है। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो सी की वेलोसिटी है, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ओनली सी पे जो पार्टिकल होगा वो रोटेशनल मोशन कर रहा होगा। तो ड्यू टू द रोटेशनल मोशन इसमें जो वेलोसिटी होगी, तो ड्यू टू द रोटेशनल मोशन, जैसा कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में ओमेगा इंटू आर। ठीक है, तो ये ओमेगा इंटू आर हो गया। मान लेते हैं हम इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस। तो ओमेगा आर इंटू यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन आई हो गया, एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस, जो कि वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये v हो गया। एंड यहां पे हम लिख सकते हैं i यूनिट वेक्टर। जैसा कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, एंड जैसा कि v जो है बड़ा इक्वल है ओमेगा आर के, तो हम ओमेगा आर को हम v लिख सकते हैं डायरेक्टली, वी आई प्लस वी आई। तो यहां पे हो गया 2vi। तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो यहां पे अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो ये हो जाएगा 2v। मतलब वेलोसिटी जो है सी पॉइंट की वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के डबल होगी, जैसा कि हमने यहां पे प्रूव किया है। अब अगर हमें फाइंड आउट करनी हो कि बी पॉइंट की वेलोसिटी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम रिलेटिव वेलोसिटी का ये इक्वेशन यूज करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, हमें फाइंड आउट करनी है विथ रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो यहां से हमारा आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये इस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, क्योंकि रोटेशनल मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास केवल कर रहा होगा ये पार्टिकल। तो ये हो जाएगा ओमेगा आर और डायरेक्शन होगा नेगेटिव पाई डायरेक्शन, तो ये माइनस जे प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू एस, ये आई डायरेक्शन में है, वी आई पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो हमारा ये ओमेगा इज इक्वल टू वी है, तो यहाँ पे वी माइनस जे कर सकते हैं एंड प्लस वी आई। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया हमारा ये वेलोसिटी। ये किस डायरेक्शन में है एंड इसका मैग्नीट्यूड हम इससे निकाल सकते हैं, और डायरेक्टली यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम निकाल सकते हैं इजीली। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर देंगे, क्योंकि 90 डिग्री द एंगल बिटवीन आई एंड जे, तो हमारा बी स्क्वायर रूट 2। ये हमारा आंसर आ गया। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी होगी तो यहां पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में होगी। इस डायरेक्शन में अगर बात करें इसकी वेलोसिटी की, तो ड्यू टू द रोटेशनल मोशन इसमें वेलोसिटी ओमेगा और इस डायरेक्शन में, एंड ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में। दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी एट पॉइंट ई, वो हो जाएगा v प्लस जे प्लस वी आई इज इक्वल टू
एंड जब इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा v√2। तो ऐसे हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी जब रोलिंग कर रहा हो ऑब्जेक्ट तो निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहां पे डिस्कस किया, अब हमें समझ में आ गया है कि प्योर रोलिंग के केस में हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे प्योर रोलिंग कर रहा है बाइसिकल का व्हील v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है आगे की ओर, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल a इज 0। यस, इस पार्टिकल का स्पीड 0 होगा क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ b, c एंड d आर ऑल इक्वल टू v0। नहीं, स्पीड डिफरेंट पॉइंट्स पे वेलोसिटी डिफरेंट है, तो स्पीड भी डिफरेंट होगी। स्पीड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो ये दिस इज द रॉन्ग एंड दिस इज राइट। द स्पीड ऑफ c इज 2v0। ओके, इस पॉइंट की स्पीड निकालनी है, तो हमारा वेलोसिटी कितना आया था ये, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया 2v। यस, दिस इज द राइट। एंड द स्पीड ऑफ b इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ o। द स्पीड ऑफ b का स्पीड कितना आया था हमारा v√2, एंड सेंटर ऑफ मास का स्पीड कितना है v। तो यस, दिस इज आल्सो द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है हैविंग अनइक्वल मासेस। अनइक्वल मास है दोनों का, एक हैवियर है एक लाइटर है, एंड दोनों का रेडियस जो है ना डिफरेंट है, और दोनों को सेम पोजीशन से रिलीज किया जाता है ऑन ए रफ इंक्लाइन। इफ द स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, तो हमें ये ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, जब हम सॉलिड स्फीयर को इंक्लाइन प्लेन पे रोल करवाते हैं, जो टाइम आता है टाइम टू रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये आता है, जहां पे ये कांस्टेंट है, h की वैल्यू कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, एंड 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये जो वैल्यू है 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, किसी भी एक टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए जो कि सॉलिड स्फीयर अगर हम लेते हैं, तो सॉलिड स्फीयर किसी भी रेडियस और किसी भी मास का हो, ये कांस्टेंट होगा और इसकी वैल्यू होती है 2/5। ठीक है, तो किसी भी टाइप का सॉलिड स्फीयर हो उसके लिए ये वैल्यू जो है ना कांस्टेंट है। तो किसी भी टाइप का अगर सॉलिड स्फीयर हैवियर हो, लाइटर हो, ज्यादा रेडियस का हो, कम रेडियस का हो, अगर किसी भी टाइप के सॉलिड स्फीयर को अगर हम इंक्लाइन प्लेन पे रोल करवाएंगे, तो जो टाइम लगेगा उस स्फीयर को उस इंक्लाइन प्लेन पे रोल करने में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो सेम होगा। तो फर्स्ट है द हैवियर स्फीयर रीचेज द बॉटम फर्स्ट। नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि दोनों स्फीयर जो है एक साथ जाएंगे, एक साथ पहुंचेंगे। द बिगर स्फीयर रीचेज द बॉटम फर्स्ट। नो, द टू स्फीयर रीचेज द बॉटम टुगेदर। यस, दिस इज राइट एंड दिस इज आल्सो रॉन्ग। ओके, इस क्वेश्चन में एक हॉलो स्फीयर है एंड एक सॉलिड स्फीयर है। हमें यह फाइंड आउट करना है कि जब दोनों स्फीयर्स को, दोनों का मास सेम है एंड दोनों का रेडियस सेम है, अगर हम रिलीज करते हैं रफ इंक्लाइन प्लेन पे, तो रोल करता हुआ जब वो नीचे जाता है, तो दोनों के टाइम में, दोनों की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, उस बेस पे ये क्वेश्चन है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द हॉलो स्फीयर रीचेज द बॉटम फर्स्ट, तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। अब देखो, हॉलो स्फीयर लिया है हमने, सॉलिड स्फीयर लिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखते हैं हॉलो स्फीयर का 2/3 अबाउट द सेंटर ऑफ मास mr² होता है। ठीक है, एंड सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का ज्यादा है
एंड सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो ये जो हॉलो स्फीयर है वो लेट से पहुंचेगा बॉटम पे एंड सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचेगा। हम यहां से भी देख सकते हैं, बट जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो स्लो रोलिंग करेगा एंड जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वो फास्ट रोलिंग करेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का ज्यादा है तो ये स्लो रोलिंग करेगा, इस रीजन से इसे बॉटम तक जाने में ज्यादा टाइम लगेगा और इसे बॉटम तक जाने में कम टाइम लगेगा। तो हमारा फर्स्ट हॉलो स्फीयर रीचेज द बॉटम फर्स्ट, दिस इज द रॉन्ग आंसर। द सॉलिड स्फीयर रीचेज द बॉटम विद ग्रेटर स्पीड, इसे हम देखेंगे क्या है। तो एक रिलेशन तो ये आ गया कि कौन पहले पहुंचेगा नीचे, सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचेगा, ठीक है। सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचेगा तो हॉलो स्फीयर का जो टाइम लगेगा वो मोर देन होगा सॉलिड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये निकाल लिया हमने। अब दूसरा देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या है, 1/k/r है, ठीक है। तो ये जो सॉलिड स्फीयर है एंड हॉलो स्फीयर है दोनों के लिए हम निकालते हैं। तो सॉलिड के केस में फॉर सॉलिड के लिए k²/r² की जो वैल्यू है वो 2/5 होता है और हॉलो के लिए जो है k²/r² की वैल्यू जो है 2/3 होता है, ठीक है। तो नीचे में ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से मीन्स 2/3 ग्रेटर देन है 2/5 से, तो ये वैल्यू फॉर द हॉलो स्फीयर ज्यादा है फॉर द विथ रिस्पेक्ट टू द सॉलिड स्फीयर, तो वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी फॉर द हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है सॉलिड स्फीयर की ज्यादा होगी विथ रिस्पेक्ट टू द हॉलो स्फीयर, ओके। तो सॉलिड स्फीयर रीचेज द बॉटम विथ ग्रेटर स्पीड, दिस इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है द सॉलिड स्फीयर रीचेज द बॉटम विथ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब स्पीड ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। द टू स्फीयर विल रीच द बॉटम विद सेम लीनियर मोमेंटम, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है तो लीनियर मोमेंटम कैसे सेम हो सकता है, दिस इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो ज्यादा टाइम लेगा बॉटम तक पहुंचने में एंड जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी कम होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन में है एक रेयर व्हील्स ड्राइव कार है जिसमें इंजन जो है रेयर व्हील्स को रोटेट करता है एंड द फ्रंट व्हील जो है रोटेट करेगा जब कार मूव करना स्टार्ट करेगा। तो हमें दोनों व्हील्स पे फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है किस डायरेक्शन में लगेगा एंड ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इस ऑप्शन में चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑन द रेयर व्हील्स इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब चेक करते हैं कि रेयर व्हील्स पे फ्रिक्शन जो है किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जैसा कि रेयर व्हील्स ये है एंड इस पे रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तभी तो आगे की ओर कार मूव करेगा, तो रोटेशनल मोशन इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट पॉइंट है ये इस पॉइंट पे ही रोटेट करेगा, तो जिसके अकॉर्डिंग इसमें जो कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है इनिशियली, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है ऑन द रेयर व्हील्स इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन,
ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स रेयर व्हील्स पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब सेकंड है ऑन द फ्रंट व्हील्स इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब फ्रंट व्हील्स को देखते हैं हम, इसे रोटेट कौन करेगा? इंजन तो रोटेट करेगा नहीं, तो रोटेट करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? इसे फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तभी तो ये आगे की ओर मूव करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये इस डायरेक्शन में लगेगा इस पे, तो इससे रोटेट करेगा इस व्हील्स को और ये आगे की ओर मूव करेगा। तो इस व्हील्स पे जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो दिस इज आल्सो द राइट आंसर। अब हमें थर्ड ऑप्शन है ऑन द रेयर व्हील्स हैज लार्जर मैग्नीट्यूड देन द फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील्स। हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस व्हील्स पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगा। ओके, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या देखना होगा? ठीक है, पूरे कार के ऊपर दोनों व्हील्स में फ्रिक्शनल फोर्स जो है रेयर व्हील्स पे इस डायरेक्शन में लग रहा है एंड फ्रंट व्हील्स पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, बट कार जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है एंड फोर्स जो लगने वाला है वो फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही कार मूव कर रही है। तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स लगेगा ऑन रेयर व्हील्स फ्रंट व्हील्स के फोर्स से बड़ा होगा, तभी तो कार आगे की ओर मूव करेगी। तो सी इज आल्सो द राइट आंसर। ओके, एंड द फ्रिक्शन ऑन द कार इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। रॉन्ग, अगर फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो कार बैक की ओर मूव करेगी, फ्रंट डायरेक्शन में नहीं मूव करेगी। दिस इज द रॉन्ग आंसर। ओके।